नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण। आप सभी का स्वागत है दीप एकेडमी में। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है, उस पर बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। रियल नंबर। रियल नंबर को हम चार्ट के जरिए से समझेंगे, किस तरह से रियल नंबर होते हैं, यानी कौन से नंबर होते हैं, किन नंबर्स को मिला के रियल नंबर बनता है। तो बहुत जल्दी से समझते हैं, ठीक है। हमारे साथ पूरे वीडियो के साथ अगर रहेंगे तो आपको जो क्लास 10 जो है आपका वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट आपका ऐसा नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर, ठीक है, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या ये होते हैं आपके वास्तविक संख्या। इनको दो भागों में बांट देते हैं। एक हम बांटते हैं रेशनल नंबर में, यानी कि ये होते हैं आपके रेशनल नंबर, रेशनल में, और दूसरा बांटते हैं हम इनको इरेशनल नंबर में। रेशनल यानी कि अपरिमेय और परिमेय। अपरिमेय में बांटते हैं और ये आपकी होती है परिमेय संख्या। क्लियर हुआ? तो अपरिमेय ये हो गई, परिमेय ये हो गई, ये परिमेय हो गई, और ये अपरिमेय आपकी यहाँ पे हो जाती है। ध्यान से देखेंगे, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं थी, उनको आपने बांटा रेशनल इरेशनल, यानी वास्तविक संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय में आपने बांट दिया। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वो नंबर जो, ठीक है, नॉन रिपीटिंग, जो मतलब रिपीट नहीं होते हैं डेसिमल एक्सप्रेशन में, और ना ही वो ना ही वो टर्मिनेटिंग होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जो पाई की वैल्यू होती है वो चूंकि रिपीट भी नहीं होती है, ठीक है। साथ ही साथ में क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई एक वैल्यू ले लूं, ठीक है, ऐसे करके 1 पॉइंट, ठीक है, 3, 1, 4, 6, 8, इस तरह से कोई भी नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है आपका और नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, ये आपका एडिशनल नंबर होता है। दूसरा, अगर कोई नंबर रूट के अंदर लिखा है, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका एडिशनल नंबर होगा। यानी कि बस एक कंडीशन आपको ध्यान देनी है कि रूट के अंदर जो नंबर लिखा है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। मान लो कि यहाँ पे 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि रूट 1 का वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। यहाँ पे 4 नहीं लिख सकते रूट के अंदर, क्योंकि रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि एक पूर्णवर्ग संख्या है वो, इस तरह से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट 5 को भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये सारे नंबर जो होते हैं ये किसके अंदर आते हैं? आपके अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आ जाते हैं, रेशनल नंबर के अंतर्गत आ जाते हैं। रेशनल नंबर के अंतर्गत कौन सी संख्या आती है? ठीक है, जिसको p बटे क्यू के फॉर्म में रख सके, ये आपके सभी होते हैं। बस यहाँ पे कंडीशन होती है कि क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, जो इनका हर होगा, ठीक है, वो 0 के बराबर ना हो। ऐसी संख्याएं जिनको p बटे क्यू के रूप में हम लिख सकते हो, ठीक है, वो आपकी क्या होंगी? रेशनल नंबर हो जाएंगे। क्लियर हुआ यहाँ पे? ठीक है। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे कि ये मैं यहाँ पे लिख दूं 1.33 और इस पे बार कसा है, ये भी आपका देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, यानी टर्मिनेट नहीं होगा, ये रिपीट होता रहता है, रिपीटेशन होती रहेगी। लेकिन ये देखो यहाँ पे रिपीटिंग है, यानी कि 1 के बाद 3 क्या होता है? कंटिन्यू रिपीट आएगा, यानी इसका विस्तार करोगे तो आप ऐसे लिखोगे 1.3333, यानी कि ये आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन ये कैसा है? रिपीटिंग है। और ये नंबर जो था ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो वो खत्म हो रहा था, ठीक है, इसको बोलते हैं शांत होना, ठीक है, और ना ही ये आपका रिपीटिंग था, ठीक है, यानी रिपीट भी नहीं हो रहा था, हर बार नंबर बदल के आ रहा था, इस तरह से। तो अगर आपका कोई ऐसा नंबर है जो कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, तो किसके अंतर्गत आ जाता है? आपका रेशनल नंबर के अंतर्गत आ जाता है ये, ठीक है। क्लियर हुआ? अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैंने लिख दिया 1, ठीक है, तो ये क्या है? रेशनल नंबर, क्योंकि 1/1 आप लिख सकते हो। 2 लिख दिया, 2 के अपॉन 1 आप लिख सकते हो। तो ये देखो p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया, ये भी p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया, ठीक है, क्योंकि किसी नंबर के नीचे अगर डिनोमिनेटर लगाते हैं उसकी वैल्यू में कोई भी डिफरेंट नहीं आता है, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये आपका रेशनल नंबर हो गया। क्लियर हुआ? तो ये आपके होते हैं रेशनल नंबर, यहाँ पे ये हो जाते हैं आपके। क्लियर हुआ? 2 भागों में बांट दिया हमने। अब देखो रेशनल नंबर कितने भागों में बांट सकते हैं? तो रेशनल नंबर को हम बांटेंगे, ठीक है, देखो रेशनल नंबर को एक तो बांट सकते हैं पूर्णांक, यानी कि जो आपके इंटीजर होते हैं, इंटीजर। दूसरा हम बांट सकते हैं यहां पे, ठीक है, जो पूर्ण संख्या होती हैं, पूर्ण संख्या है, जिसको बोलते हैं हम होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। और तीसरा बांट सकते हैं हम प्राकृतिक संख्याओं में। किसमें बांट सकते हैं? प्राकृतिक संख्याओं में। प्राकृतिक संख्या इसमें बांट सकते हैं। ये होते हैं आपके नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर।
तो मैं इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। नेचुरल नंबर में क्या होता है कि नंबर आपके 1 2 3 से 1 से शुरू होता है, डॉट डॉट इन्फिनिटी इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है, नॉट डिफाइन तक जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से ये। और होल नंबर में क्या होता है कि होल नंबर में 0 प्लस नेचुरल नंबर, ये 0 प्लस जो प्राकृतिक संख्या, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं होता है, होल नंबर में क्या होता है आपका 0 होता है, ठीक है। इंटीजर में क्या होता है कि इंटीजर आपके सभी होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। तो मैं और डिटेल से आपको नहीं बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, क्योंकि मैं और डिटेल से आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप देखो इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से -1 -2, इसके इनके आगे माइनस का चिन्ह लगा है तो ये नेगेटिव इंटीजर हो गए। तो इंटीजर को टू पार्ट्स में बांट देते हैं, यानी कि पॉजिटिव पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक में। तो जिसके आगे कोई माइनस का साइन होगा वो आपके ऋणात्मक पूर्णांक होंगे, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर होंगे, और जिसके आगे कोई भी साइन नहीं होगा वो हमेशा आपके धनात्मक पूर्णांक होंगे। तो इतना मैंने यहाँ पे बता दिया कि आप क्लास 10 में पढ़ रहे हो, आपको प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं को और डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि रियल नंबर जो होते हैं, ठीक है, वास्तविक संख्या, उनको दो भागों में बांटते हैं। एक तो बांटते हैं हम यहाँ पे परिमेय संख्याओं में, और दूसरा बांटते हैं हम अपरिमेय संख्याओं में। अपरिमेय संख्याएं हमारी ये होती हैं, जैसे पाई 1.3, यानी ऐसे नंबर जो कि नॉन रिपीटिंग, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो, या रूट के अंदर कोई जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, कोई ऐसा नंबर जो रूट के अंदर हो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो आपके रेशनल होते हैं। रेशनल होते हैं जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ऐसे नंबर, ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर होते हैं वो, ठीक है, ये सब। रेशनल नंबर को पूर्णांकों में बांट सकते थे, ठीक, इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। होल नंबर, ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्या है, जैसे कि 0 और प्लस नेचुरल नंबर जो होते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या है वो। और प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर, ठीक है, इनफाइनाइट तक यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये होते हैं आपके जो हमने यहाँ पे बात की, ठीक है, रियल नंबर की बात की। क्लियर हुआ? तो रियल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है आपका वो थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि रियल नंबर क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं, तो मैंने यहाँ पे देखो रियल नंबर की पूरी बात कर ली, ठीक है। रियल नंबर कैसे होते हैं कि अगर आपको इन सब चीजों के बारे में पता है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या है, पूर्णांक क्या होते हैं, और परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो आपको डेफिनेटली ये पूरा समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर आखिर किन से मिलकर बने होते हैं, किन नंबर के ग्रुप को हम एक रियल नंबर का सेट कह सकते हैं, रियल नंबर किसको आप कह सकते हो, ठीक है। इन चीजों को लेकर आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अभी हम आगे बात करते हैं कि जो आपके क्लास 10th में जो आपका सिलेबस है उसमें आपको इस तरह से नंबर पहचानने के लिए नहीं दिए जाएंगे। मोस्टली आपको जनरली यह बताया गया है कि किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीजर जो होते हैं इनको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर सेट की बात करते हैं, ठीक है। होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और रेशनल को भी हम आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इरेशनल, ठीक है, प्राकृतिक संख्या को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज कर लेते हैं जो कि कैपिटल लेटर में यूज किए जाते हैं हमेशा। क्लियर हुआ? ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि क्लास 10th में जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, रियल नंबर पे, तो उस पर क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं, उन सबकी हम यहाँ पे बात करते हैं करके। चलिए, क्लास 10th में आपसे जो सबसे पहला आपका जो पॉइंट रहता है वो ये रहता है, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन, ठीक है, लेमा, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होता है आपका, यूक्लिड डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसको हिंदी में बात करें तो हिंदी में बोला जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से इसको जाना जाता है। चलो, इतना क्लियर हुआ। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, ठीक है, यदि, यानी यहां पे लिखेंगे इफ ए बी आर इंटीजर आर टू इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, अगर आपके पास ए और बी दो कोई पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक की यहां पे बात हो रही है, ठीक है, आर टू पॉजिटिव इंटीजर भी आप यहां पे कह सकते हो, धनात्मक पूर्णांक, और ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, तो अगर आप ए को बी से डिवाइड करोगे, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक बताता हूं, ठीक है, ये देखो डिवाइड का मेथड ये होता है, ये अगर आप ए को बी से डिवाइड करोगे तो टेबल पढ़ोगे तो मान लो क्यू टाइम टेबल आपने पढ़ा, और कोई यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको आपने यहाँ पे क्या किया रखा,
सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे क्या हुआ, एक वैल्यू प्राप्त हुई जो कि रिमाइंडर हो गया। ये क्या हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर आपका हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो देखो, अगर हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है ए बी और ए ग्रेटर देन बी, तो इनको जब डिवाइड करते हैं तो हमें दो नए इंटीजर मिल जाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से मिलते हैं, एक तो मिलता है क्यू और दूसरा मिलता है आर। तो इन चारों को मिला के, ठीक है, हम जो एक रूप बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं, उस फॉर्म को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन प्रीमिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड विभाजन प्रीमिका उसको बोलते हैं। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि अगर आपको ये बताना है कि यूक्लिड डिवीजन और लेमा क्या है आपका, तो उसके लिए आप बोलोगे कि यदि ए बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं तब उनको इस रूप में लिख सकते हैं, या उनको एक बड़े इंटीजर को छोटे से विभाजित करने पर निम्नलिखित व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, किस तरह से देखो, तो यहां पे लिखोगे ए इक्वल्स टू बी, देखो ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ये यहां पे बनता है आपका ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ये यहां पे बनता है। क्लियर हुआ। अब देखो, ये जो इंटीजर है पहला, जो लार्ज बड़ा इंटीजर था, उसको प्राप्त करने के लिए छोटे इंटीजर में चूंकि डिवाइड किया था, तो जो क्वाइटेंट होता है उसको मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर में जोड़ना पड़ेगा। तो हमने जो विभाजन की आपकी जो संक्रियाएं होती हैं, यानी कि भाग की जो संक्रिया होती है, उसमें आपको दिया होता है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, सेम वही है। ठीक है, ये वही है। जब आप यहाँ पे भाग देते हो इसको, तो इसको क्या बोलते हैं हम, भाज्य। इसको क्या बोलते हैं, भाजक। इसको क्या बोलते हैं हम, ठीक है, भागफल। और इसको क्या बोलते हैं हम, शेषफल। यही तो बोलते हो। तो यहां पे क्या, चूंकि ए बराबर यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल का रूप होता है, इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के नाम से इसको जानते हैं। तो सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट आपका होता है। अभी बात कर लेते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे लिखोगे क्यू बिलोंग्स टू, ठीक है, एन, यानी क्यूज होगा, ठीक है, वो इंटीजर से बिलोंग करेगा। कोई एक क्यूज है, क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्यू बिलोंग्स टू, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर जेड से भी लिख सकते हो, ठीक है, जेड प्लस, यानी कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर होगा जेड। क्लियर हुआ ये आपका। अब देखो, यहाँ पे इतनी चीज सीख ली, इसका प्रयोग क्या होता है, इसका आखिर में क्यों सीखते हैं इसको। तो इसका प्रयोग ये होता है कि अगर कोई दो नंबर है, ठीक है, और उसमें आपको ये मालूम है कि ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, ठीक, उस कंडीशन में क्या होगा कि आप इस कंडीशन को लागू करोगे और इस कंडीशन को तब तक रिपीट करते रहोगे, ठीक है, जब तक आपका आर इक्वल टू जीरो ना आ जाए। जैसे आर इक्वल टू जीरो होगा तो जो ये नंबर होगा, ये बी, यहाँ पे ये इन दोनों नंबर का क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो इसका एक प्रयोग समझा देते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं। चलिए बात करते हैं जल्दी से। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 नंबर ले लिया, ठीक है, एक मैंने नंबर ले लिया यहाँ पे 105 एंड 45। ठीक है, हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, इसका एचसीएफ फाइंड करना है। और किस विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करते हुए हमें इनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहां पे क्या करेंगे, देखो हमें मालूम है कि 105 ग्रेटर देन 45, ये इससे बड़ा है। तो इसको क्या करेंगे, हम रिपीट करेंगे इस सेम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करते हुए। तो ए की जगह कौन हो जाएगा 105, बी की जगह क्या हो जाएगा आपका 45। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे करते हैं। देखो, तो इसको करने के लिए यहाँ पे एक एक स्टेप आप करते चलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखेंगे 105 इक्वल टू 45, ये हो गया आपका। अब देखो 45 में ये जो क्यू नंबर है, चूंकि डिवाइड करते हैं, तो देखो 105 को 45 से डिवाइड करोगे तो कितने बार टेबल जाएगा, 45 टू सा 90, 45 दूने 90, 45 दिया, ठीक है, 135 हो जाता है, जो कि आपका ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यू कोई नंबर होगा ना, तो ये टेबल आपका जाएगा कितने बार, 2 टाइम टेबल जाएगा। अब देखो, अब रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर बचेगा आपका 15। कितना बचेगा 15। अब देख लो आप 105 जो इसके इक्वल है या नहीं है, इनको सॉल्व करो तो इसके इक्वल निकलेगा, 45 दूनी 90 प्लस 15 यानी कि 105 हो जाएगा। इस कंडीशन अब क्या करना है, मैंने एक स्टेप तो कर दिया और मैंने ये बोला था आपको कि रिपीट करना है इसको, किसी को दोहराना है आपको, तो दोहराओगे कैसे, रिपीट कैसे करोगे। तो देखो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे कि ये जो नंबर है आपका, ये इसको हम इसकी जगह पे प्लेस कर देंगे, ये यहां पे लिखेंगे 45। क्लियर। और इस नंबर को हम प्लेस कर देंगे इसके पास, तो ये हो जाएगा 15। अब देखो, अब इस कंडीशन में ए हो गया 45, बी हो गया आपका 15, और अब क्यू और आर को फिर से लेके आना है। तो 15 का टेबल कितने बार पढ़ा जाए कि आपका ये 45 हो जाए, तो 3 बार।
अब इस कंडीशन में रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे, ये आर कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 0, ठीक है, ये 0 बच गया, आर इक्वल टू क्या हो गया 0। तो जब मैंने बोला था कि जब ये आर 0 हो जाए तो ये नंबर क्या होता है आपका HCF हो जाता है। तो सेम यहाँ पे ये जो नंबर है 15, ये क्या हो जाएगा HCF। अब ध्यान से देखना है, मेरा यहाँ पे स्टेप 1, ठीक है, यानी कि जो 1 स्टेप था इसमें और सेकेंड स्टेप इसमें, यहाँ पे R 0 आ गया। अगर आप हो सकता है कोई दूसरे क्वेश्चन लेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको 2 स्टेप में 0 ना आए, तो आप फिर से क्या करेंगे कि इस नंबर को उठा के यहाँ पे रखेंगे जैसे 15, और मान लो कि यहाँ पे कोई 8 आ गया रिमाइंडर, और इसको कहां पे रखेंगे 8 इंटू, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से सेम प्रोसेस को दोहराएंगे आप, ठीक है, क्लियर हुआ। लेकिन हमारा 2 स्टेप में आ गया तो हमारा यहीं पे हम इसको बंद कर देते हैं। अब हम HCF लिखेंगे तो HCF क्या होगा बेटा, HCF जो होगा वो आपका हो जाएगा 15। कौन सा नंबर, ये 15। तो 105 एंड 45 का जो HCF होगा वो कितना होगा 15 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो मैंने देखो बहुत बेसिक से आपको समझाया है, ठीक है। आपको फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा से देख लें और आपको ये समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पे एक पॉइंट की तो बात कर ली, एक पॉइंट की बात कर ली, एक मैंने एग्जांपल देके भी बता दिया, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट होता है आपका, जो आपके एनसीईआरटी बुक में क्लास 10 में बताया गया है, वो दूसरा पॉइंट ये होता है कि आप दिए गए नंबर के, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट ये होता है। तीसरा पॉइंट आपके पास ये होता है कि आप ये बताएंगे कि एक नंबर दे देंगे आपको, तो प्रूव करना होता है द गिवन नंबर आर रेशनल और इरेशनल, यानी ये नंबर आपका रेशनल है या इरेशनल है, ये आपको प्रूव करना होता है। जैसे √3 दे दिया तो √3 क्या आपका रेशनल है, ये प्रूव करना होता है। तो कैसे प्रूव करोगे वो हम आगे बात करते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। तो मैं इसको इरेज करके, ठीक है, दोबारा से आगे बात करता हूं, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन पे, अभाज्य गुणनखंडों पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड पे। तो अभाज्य गुणनखंड कौन होंगे, ध्यान से देखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड को समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ा सा बताता है। अभाज्य संख्या, अब देखिए, जैसे कि इनका नाम है अभाज्य संख्या, इनके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि जो आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, ऐसी संख्याएं जो किसी भी नंबर से विभाजित नहीं होती है, यानी किसी भी नंबर का इसमें भाग नहीं जाएगा, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या फिर दूसरे शब्दों में ये कहें कि वे संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप स्वयं से विभाजित हों, स्वयं से विभाजित हों, ठीक है, वो संख्याएं आपकी क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि सिंपल सा है कि ऐसी संख्याएं जो किसी की टेबल यानी किसी के पहाड़े में ना आती हों, वो सिर्फ अपने ही पहाड़े में आती हों, ठीक है, वो संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है आपकी, वो होती है आपकी 2, ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, 19, ठीक है, 23, और इसके बाद हम कह सकते हैं 29, ठीक है। इस तरह के नंबर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये जो नंबर है, कोई भी आप चेक कर लो, जैसे 2 है तो 2 सिर्फ 2 की टेबल में आता है, किसी और संख्या के पाड़े में आएगा, नहीं आता है। 3 किसी और की में नहीं आता है, और 5 और किसी के में नहीं आता है। अब आप ये मत कहना कि 1 की टेबल में सर आता है, ठीक है, तो 1 की टेबल में तो सभी आते हैं, ठीक है, तो 1 को नहीं मानते हैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे डेफिनेशन में जब आपको और क्लियर करना हो तो आप ये कह सकते हो कि वे संख्याएं जो स्वयं तथा केवल 1 से विभाजित हों, ठीक है, क्या कहलाती है आपकी अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो ये सभी नंबर क्या होते हैं, प्राइम होते हैं आपके। और इन प्राइम नंबर को ज्ञात करने के लिए कोई आपके पास एक डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है कि आप उस फॉर्मूले में वैल्यू रखो, ठीक है, और निकाल लो कि ये 5वीं प्राइम संख्या कौन होगी, 6वीं प्राइम संख्या कौन होगी। कुछ जो गणितज्ञ हुए हैं उन्होंने कुछ फॉर्मूले दिए हैं, लेकिन वो हर कंडीशन में आपके सक्सेसफुल नहीं होते हैं, हर कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। वो हो सकता है कभी कभी आपको बताते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बीच में नंबर मिसिंग भी हो जाते हैं। तो इसलिए इसका कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है, ना ही आपको फॉर्मूला बताया जा सकता है इस चीज को लेकर के। तो आपको ये याद रखना है और आपको सिंपली चेक करना है कि जो संख्याएं हैं वो किसी की पहाड़े में ना आती हो, ठीक है, किसी नंबर से डिवाइड ना हो रही हो, अपने आप और बन के अतिरिक्त। क्लियर हुआ। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। चलो मैं आगे बात करता हूँ। क्लास जो आपके 10 में है वो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर नहीं पूछेंगे आपसे, प्राइम फैक्टराइजेशन पूछेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई नंबर ले लिया, 1-2 नंबर ले लिया मैंने 35,
ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है कि या तो आपको पता हो, अगर नहीं पता है तो आप किसको यूज करोगे, ट्री मेथड को यूज करोगे। ट्री मेथड यानी कि जो आपकी, ठीक है, शाखा विधि होती है उनको यूज करोगे। 35 लिखा है, 35 को आप ब्रेक करो। इस तरह से ब्रेक करोगे इसको दो भागों में कि एटलीस्ट 1 नंबर आपका प्राइम हो, कम से कम एक नंबर ऐसा हो जो प्राइम हो, ऐसे बांटते हैं। तो इसको बांटते हैं, देखो तो 35 को हम यहाँ पे बांटेंगे, ठीक है। देखो 5 और 7 ये प्राइम है आपका, और यहाँ पे ये भी प्राइम है, तो इसको हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो 35 के जो प्राइम फैक्टर होंगे, ठीक है, वो हो जाएंगे आपके 5 इंटू 7, और कोई भी आपका नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल और यहीं पे ले लेते हैं, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल था आपका, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया 112, ये मैंने नंबर ले लिया। रैंडम आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। इसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो ट्री मेथड होता है, उससे देखो सबसे पहले आप इसको दो भागों में बांटोगे, यानी कि जो 112 इसको दो भाग करोगे, और दो भाग इस तरह से करने हैं कि एक नंबर आपका प्राइम हो, एटलीस्ट एक नंबर प्राइम होगा। दोनों मिल जाते हैं तो आपको कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फिर भी एटलीस्ट आपको 1 प्राइम लेके आना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2, इस नंबर को हम लिख सकते हैं 2, ठीक है। और जब 2 लिख लेंगे तो यहां पे आएगा आपका 5 और यहां पे आएगा 6। अब देखो ये जो 2 मैंने लिखा है, ये 2, ये कैसा है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है, अभी बात कर चुके थे। तो अब देखो एक प्राइम नंबर आपको यहां पे मिल गया है ये, और दूसरा प्राइम नंबर कौन है आपका, इसको हम बांटेंगे, इस नंबर को बांटेंगे कम से कम एक प्राइम नंबर। फिर 2 से कर दो, क्योंकि 2 प्राइम है मालूम है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे आ गया 2 ये, और यहाँ पे आ गया 28। तो 2 इंटू 28 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 56। तो एक प्राइम मिल गया। इसको भी दो भागों में बांट दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 14, ये प्राइम है। इसको दो भागों में बांट दो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7। अब देखो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और ये भी प्राइम है। तो इसके जितने भी यहाँ पे फैक्टर बने 2, 2, 2, 2 और 7, ठीक है, ये सभी आपके प्राइम फैक्टर है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 112 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2, 2, 2 और 2, 4 टाइम 2 इंटू 7, ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे हो जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको करना है, ठीक है, तो डायरेक्ट आप ट्री मेथड से भी कर सकते हैं। अगर बुक में क्वेश्चन में बताया गया है कि आप ट्री मेथड का अप्लाई करो, ठीक है, शाखा विधि का अप्लाई करो और उसके अभाज्य गुणनखंड निकालो, तो आप इस विधि से निकाल सकते हैं। अगर नहीं भी बताया गया है तो अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप क्या करेंगे, रफ वर्क पे इसको निकाल लेंगे इस तरह से, और फिर आप इसको इस तरह से लिख देंगे। तो ये आपका क्या होगा, ये आपके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे यहाँ पे। तो इसकी हमने यहाँ पे बात कर ली। चलो तो आगे हम बात करते हैं कि जो आपकी संख्याएं होती है, जैसे कि आपको प्रूव करना होता है कि दिया गया नंबर आपका रेशनल है या इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करो। या फिर क्या देंगे कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपका एक अभाज्य संख्या है, ये आपको प्रूव करना है, ये आपसे बोल दिया जाता है। तो देखो मैं साथ साथ में एग्जांपल भी लेके चल रहा हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज होंगी आपकी, ठीक है, उनको मैं कॉपी पे लिख के सॉल्व करूंगा और उसके वीडियो अपलोड करूंगा। क्योंकि बोर्ड पे अगर मैं यहाँ पे उनको नोट करूंगा तो मुझे बार बार बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, फिर से क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। और सेम वही होता है, उसमें भी आप अच्छे तरह से समझ सकते हो और इसमें भी समझ सकते हो। तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्लस 1-2 एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं, और जो बाकी की पूरी एक्सरसाइज होंगी वो आपको हमारे जो कॉपी पेन पे, जो मैं कॉपी पेन से राइट करके वीडियो आपको अपलोड करूंगा, उसमें आपको मिल जाएंगी। या फिर जो लाइव क्लास आपकी चलाई जाएगी क्लास 10th और 12th में, ठीक है, तो 10th वालों के लिए 10th में ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं जो आपके रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं उनको कैसे प्रूव करते हैं। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको प्रूव करने वाले क्लास 10 में आपको यह बताया जाता है कि आपको प्रूव करना होता है कोई भी नंबर आपका अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना होता है। तो बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये आपको दिया गया, तो अब देखो यहाँ पे करना क्या होता है, आपको क्या दिया यहाँ पे √5, इसको प्रूव करना है कि ये क्या आपका इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि देखो ध्यान समझो, पहले इसका जस्ट अपोजिट मान लेना होता है। ये यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि प्रूव करो अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर को बोल रहे हैं। तो अगर आप प्रूव करोगे तो आप इसका जस्ट अपोजिट मान लोगे, ठीक है। अपोजिट क्या मानोगे, आप मानोगे कि √5 जो है आपका क्या है, ये आपका एक रेशनल नंबर है, ये आप मान लोगे। तो वही मैं सेम यहाँ पे करता हूं। देखो
माना, यहां पे ऐसे लिखोगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है आपका? परिमेय संख्या। बिल्कुल उलट मान लेते हैं, जो भी आपका यहां पे दिया गया है यानी अपरिमेय सिद्ध करना है, आप क्या मानोगे? परिमेय है। और जब ये परिमेय, जब आप इसको परिमेय मानोगे और फिर ये जब परिमेय की शर्तों को पालन नहीं करेगी, यानी कि परिमेय की जो संख्या इसके रूल ब्रेक करेगी परिमेय होने का, तो फिर वो कौन सी हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। क्योंकि संख्याओं को किस भागों में बांटते हैं? परिमेय और अपरिमेय। तो माना √5 एक √5 परिमेय संख्या है। क्या आपकी? परिमेय संख्या है। और हम पहले से पढ़े कि अगर कोई संख्या परिमेय होती है तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? इसलिए P/Q बराबर √5, P/Q बराबर √5 ये लिख सकते हैं। अब यहां बस यहां पे लिखना है कि परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिमेय संख्या किस फॉर्म में होती है? P/Q के रूप में होती है, लेकिन कंडीशन ये होती है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका जो हर है ये वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां पे भी आप देख सकते हो, देख लीजिए, यहां पे देख लीजिए आप, Q जो है, चूंकि P/Q आप इसके नीचे 1 अगर लिखना चाहो लिख सकते हो। तो देखो ये P/Q के फॉर्म में लिख गया आपका। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ? Q जो है यानी 1 जो है वो क्या? डज नॉट इक्वल टू 0। बस इतना आपको लिखना होता है। क्लियर हुआ? ये आपको मिल गया। अब हम आगे क्या करेंगे? सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए पूरे वीडियो में, और आप जो भी परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है, या परिमेय या परिमेय, उनको आप आसानी से बता सकते हो। या फिर कक्षा 10 के अकॉर्डिंग आपको अगर आता है कि अपरिमेय स्थिति करने के लिए, तो भी आप आसानी से उसको कर पाओगे। कैसे? देखो हमने यहां पे लिख लिया P/Q इक्वल टू √5, ये लिख लिया। आगे सॉल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा P इक्वल टू 5Q, P इक्वल टू √5Q, ये हो गया आपका। दो इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, यानी कि यहां पे लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग मतलब दोनों पक्षों का। आप चाहो तो यहां पे लिख लो इसको, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे। तो यहां पे हो जाएगा P² इक्वल टू √5 की वैल्यू 5 इंटू Q²। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे? P² बाई 5 इक्वल टू Q²। P² बाई 5, यानी जो 5 इंटू में थे वो कहां पे आ गए? आपके डिवाइड में आ गए, तो आपने लिख दिया P² बटे 5 बराबर Q²। इससे एक चीज आपको यहां पे मालूम चलती है, जो मैं ब्रैकेट लिखता हूं ना, यहां पे आपको स्टेटमेंट लिखने होते हैं। देखो ये बता रहे हैं कि P² 5 से डिवाइड है, तभी वैल्यू क्या आ रही है आपकी? ये आ रही है Q²। Q² की वैल्यू आपकी क्या है? 5 है। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे, यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी होती है वही लिखनी होती है। अतः यहां पे लिखोगे P² 5 से विभाजित है, और जब ये 5 से विभाजित है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः P, चूंकि P² विभाजित है, यानी किसी संख्या का अगर वर्ग विभाजित है तो वो संख्या भी क्या होगी? विभाजित होगी। P 5 से विभाजित होगी, ये चीज क्लियर हुई। तो देखो यहां पे क्या हुआ कि जब P² 5 से विभाजित हो रहा था तो P भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। तो इसका मतलब हो गया कि P का एक गुणनखंड कौन है? 5। जब कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित होती है तो उसका मतलब होता है कि वो संख्या, ठीक है, वो संख्या जिस संख्या को विभाजित कर रही है उसका एक गुणनखंड है। ये आपने मान लिया। तो ये क्वेश्चन हो जाता है आपका फर्स्ट। इसको क्वेश्चन फर्स्ट मानो, समीकरण 1। और यहां पे मान लिया कि हमने जब इसको विभाजित किया तो ये कितने टाइम में हुआ, ठीक है, उसको बताने के लिए हमने यहां पे क्या किया कि जब P² को, ठीक है, डिवाइड करेंगे हम 5 से, ठीक है, तो हम जब P² को 5 से डिवाइड करेंगे तो मान लिया कि मैंने कोई कांस्टेंट वैल्यू K या कांस्टेंट वैल्यू C के लिए ये विभाजित होगा। क्लियर हुआ? C के लिए विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो जब विभाजित हो जाएगा, ठीक है, उसको कैसे लिख सकते हैं आगे देखते हैं हम। और इस जगह पे हम इसको यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं आपके लिए। ठीक, ये देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो ये लिखा है P² बाई 5, ठीक है, इक्वल टू Q² लिखा है। तो जब इसको विभाजित कर रहे हैं, यानी कि P² 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, तो कितने टाइम में होगा, कितने
टाइम में होगा। ठीक है, तो उसकी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जब हम p को 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये आपका, ठीक है, Q इंटू सी बार में भी यहाँ पे ऐसे कर लो, P/5 को जब विभाजित करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो सी टाइम में विभाजित हो रहा है, कितने बार हो रहा है, सी टाइम। और जहां पे सी क्या है आपका, सी एक नियतांक है, या फिर कहेंगे कि कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, या पूर्णांक है। क्या आपका, पूर्णांक लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या है, पूर्णांक है आपका, सी क्या है, पूर्णांक है आपका। ठीक है हुआ। तो यहां पे हो जाएगा आपका P इक्वल टू 5C। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो P इक्वल टू 5C। इसको किसमें रखोगे, इसको समीकरण 1 में यहां पे आप रख दोगे। ठीक है, तो रखोगे क्या होगा, देखो समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना बेटा। समीकरण 1 कौन है आपका, P² बराबर इक्वल 5Q²। तो P की जगह ये रखेंगे तो ये हो जाएगा 5C² इक्वल टू 5Q² हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या मिल जाएगा आपको, देखो तो यहां पे हो जाएगा आपका 25C² इक्वल टू 5Q²। थोड़ा सा इसको सरल कर लेते हैं। तो 5 5 सा 25, 5 बन सा 5, तो ये हो जाएगा 5C² बराबर Q²। ठीक है, और C² बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, C² बराबर आपका आ जाएगा Q²/5। यहाँ पे ये आ गया, क्लियर हुआ। तो C² इक्वल टू Q²/5 ये आ गया। सेम कंडीशन यहां पे लागू हो रही, देखो ये वाली C² बराबर Q²/5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो Q है, ठीक, Q है वो 5 से विभाजित हो रहा है, जैसे इसमें P जो है क्या, P² क्या हो रहा था, 5 से विभाजित है। तो यहां पे लिखेंगे Q² 5 से विभाजित है, कैसा आपका, विभाजित है। और जब 5 से विभाजित है तो आप क्या लिख सकते हो कि Q 5 से विभाजित है। पांच से विभाजित है आपका। और जब ये 5 से विभाजित है, ठीक है, तो देखो P भी आपसे आपका 5 से विभाजित था, Q भी आपका 5 से विभाजित है। तो ये कह सकते हैं कि जो आपने ये मान के रखा था कि ये आपकी क्या है, अपरिमेय परिमेय संख्या है, तो P और Q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 5 है आपका। और अगर कोई एक संख्या परिमेय होती है तो उसके जो अंश और हर होते हैं वो सहअभाज्य होते हैं, यानी उनके बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। मान लो कि ये कोई अगर P/Q आपकी एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तो इनके बीच में कोई भी आपका मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। यानी PQ कैसे होंगे, यहां पे अगर लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख दोगे PQ सहअभाज्य है। कैसे आपकी सहअभाज्य है, सहअभाज्य। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये परिमेय होती है। लेकिन यहां पे तो P और Q दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, मतलब P और Q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है 5। तो मैं यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं, देखो यहां पे लिख देता हूं, देखो पहले मैं देख लेता हूं कि आपको बोर्ड दिखेगा, यहां पे नहीं दिखेगा, ठीक है, हाँ मैं लिख सकता हूं, ठीक है, यहां पे लिख लीजिए। यहां पे लिखेंगे अतः P, Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि √5 के परिमेय होने का विरोधाभास है या विरोध करती है, विरोध करती है। अतः
अतः में आप क्या लिख दोगे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ी सी जगह शॉर्ट होने की वजह से, ठीक है, मैं आपको इरेज नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर आप एक साथ में स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे तो भी ले सकते हो, ठीक है। तो लिखोगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया। आपको ये माइंड में रखना है, माइंडसेट ये बनाना है, जब अभी आप एक किसी नंबर को अपरिमेय सिद्ध करेंगे तो माइंडसेट ये बनाना है कि हम जब उसको P अपॉन Q परिमेय संख्या बनेंगे तो ये दिखाना है कि P और Q किसी एक नंबर से विभाजित हो रहे हैं या दोनों का कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और अगर वो गुणनखंड है तो फिर वो सहअभाज्य की कंडीशन को लागू नहीं करेंगे। जब सहअभाज्य की कंडीशन लागू नहीं होगी तो परिमेय संख्या वो नहीं होगी, यानी इस बात का विरोध होगा कि वो परिमेय संख्या है, क्योंकि उसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा उनके अंश और हर का, P और Q का। तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर आपकी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आप इस तरह से कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो देखो हमने यहाँ पे बात कर ली जो क्लास 10th के था, जो आपका सिलेबस होता है, सभी चीजों की बात कर ली, ठीक है। हमने सबसे पहले बात की थी कि आपकी जो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम होती है उसकी बात की थी। उसमें क्या होता है कि आपको किसी दो इंटीजर को, ठीक है, a = bq + r के फॉर्म में रखना होता है। इसका जो एप्लीकेशन होता है वो होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम प्रमेय का जो होती है एल्गोरिथम, वो होता है कि उसकी वो एप्लीकेशन का प्रयोग होता है, उससे आप HCF को फाइंड करते हो। क्लियर हुआ? तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ इतना है कि यूक्लिड डिवीजन जो थ्योरम है वो आपकी ये फॉर्म होती है जिसको हम बात करते हैं, ये वाली a = bq + r, ये फॉर्म होती है। यानी किसी दो इंटीजर को इस फॉर्म में रखने को क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम बोलते हैं, इस व्यंजक को प्राप्त करने के लिए। और अगर इस व्यंजक की हेल्प से हम HCF फाइंड करते हैं, ठीक है, यानी कि जो मासा होता है उसको फाइंड करते हैं, तो वो कहलाता है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी उसको एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन थ्योरम बोल सकते हैं हम। प्राइम फैक्टराइजेशन को मैंने बताया आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन पे 2 क्वेश्चन भी आपके करवाए। साथ ही साथ में जो आपका मेजर पार्ट होता है, यानी कि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं इसमें, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका कि प्रूव दैट गिवन नंबर इज इरेशनल, ठीक है, या दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो आप उसको इस मेथड से प्रूव कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? मैं एक बार इसको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं। फिर से प्रूव करना था √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 को इसका उल्टा मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। जो एक परिमेय संख्या होती है उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो P/Q = 5 लिख दिया हमने। Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां भी Q जो आपका 0 के बराबर नहीं, आप इसको अपॉन 1 मान सकते हो। क्लियर हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, तो यहाँ पे देखो पहले इसको हमने ऐसे लिख लिया, यहाँ पे ये जो दिया इसको ऐसे लिख लिया, तो P = कितना हो गया 5Q, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, दोनों तरफ का वर्क कर दिया हमने, तो दोनों पक्षों का वर्क करने पर स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो P² = 5Q² हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे इस 5 को इससे डिवाइड कर दिया, तो P² / 5 इक्वल टू कितना हो गया, Q² आपका हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बता रहा है कि P² 5 से डिवाइड करने पे Q² होता है, इसका मतलब कि P² 5 से डिवाइड है, विभाजित है। जब P² विभाजित है तो P भी होगी, क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर अगर विभाजित है तो वो नंबर भी उससे विभाजित होगा। तो P² जब 5 से विभाजित है, ठीक है, तो P भी 5 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये हो गया कि P का एक कोई गुणनखंड है 5, जिससे वो विभाजित हो रही है। आगे देखो, ये तुमने बाद में लिखा है, इसके बाद यहाँ पे हमने मान लिया कि जब जब हम P को 5 से डिवाइड करते हैं तो वो कितने बार में डिवाइड होता है, C टाइम में डिवाइड हो जाता है। किसी नंबर पे डिवाइड करोगे ना तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कोई आ गई, जैसे क्वाइटेंट बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम भागफल बोलते हैं, तो C टाइम में जाएगा। तो P/5 = C, सॉल्व किया तो P = 5C आ गया। इसको समीकरण 1 में रख दिया, समीकरण 1 ये था आपका, इसमें मैंने रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5C² = 5Q²। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 25, C² = 5Q², 5 से 5 ने यहाँ पे कट कर दिया, 5 × 5, 5 × 25, तो 5C² = Q², तो C² हो गया Q² / 5। यही कंडीशन देखो यहाँ पे रिपीट होगी, जो यहाँ पे हुई थी वही यहाँ पे रिपीट होगी, यानी Q² किससे डिवाइड है, 5 से डिवाइड विभाजित है, मैंने लिख दिया। जब Q² विभाजित है, यानी किसी संख्या का वर्ग विभाजित है, तो वो संख्या भी आपकी क्या होगी, विभाजित होगी, तो Q भी 5 से विभाजित है। तो अब देखो यहाँ पे P 5 से विभाजित है, यानी P का एक गुणनखंड था 5, यहाँ पे Q 5 से विभाजित है, यानी कि Q का एक गुणनखंड है 5। ठीक है, अगर कोई परिमेय संख्या होती है तो उसके अंश और हर एक सहअभाज्य होते हैं, उनके बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है।
तो अतः PQ का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है जो कि √5 के परिमेय संख्या होने का विरोध करता है। अगर कोई संख्या परिमेय है तो उसके अंश और हर में कोई भी एक कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें है। तो अगर इसमें है तो P/Q क्या है? परिमेय संख्या नहीं, इसका विरोध कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे देखो अतः √5 एक परिमेय संख्या है। इस तरह से आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पूरा डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से आपका, ठीक है, आप प्रूव कर सकते हो। कोई भी नंबर हो आप इसी तरह से इस मेथड से कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह से जो वीडियो होंगे वो मिलते रहेंगे, और जो बेल आइकन है ऑल पे क्लिक करके आप जो है उसको बेल को हिट कर लें, यानी कि जो ऑल का नोटिफिकेशन है वो क्लिक कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए